नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल लाख कोशिश करे मगर वे नहीं सुधर सकते, इसलिए कि उनका राजनीतिक चरित्र लड़ाई वाला है, आंदोलनी है। तभी उन्हें आंदोलन के अलावा कुछ सूझता नहीं है। कभी वे जमानत बॉन्ड नहीं भरेंगे और जेल चले जाएंगे, कभी सत्याग्रह धरने पर बैठेंगे, कभी अवज्ञा आंदोलन करेंगे। वे मुख्यमंत्री बने तब भी धरना सत्याग्रह पर जा बैठे। मतलब उनमें शासन करने, लोकतांत्रिक राजनीति करने के न संस्कार है और न समझ व धैर्य है। लोकसभा चुनाव में भारी झटके के बाद आप पार्टी बिखराव के मुकाम पर थी। तमाम पुराने वरिष्ठ नेता मोह भंग की दशा दिशा में थे। बड़ी मुश्किल से तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल अपने को बदलते हुए पार्टी को पुनर्गठित करेंगे, मगर अचानक बिजली पानी को लेकर दिल्ली में भाजपा नेता हर्षवर्धन के घर पहुंच गए। इससे दो बातों का पता पड़ता है। एक तो आप पार्टी जिम्मेदार न और गंभीर नहीं बन सकती। कैसे दिल्ली की जनता ये सोचेगी कि भाजपा को सत्ता में आए महीना नहीं हुआ और वह बिजली संकट के लिए जिम्मेवार है। जनता में इससे आपकी अराजकता की इमेज बड़ी होगी। दूसरा तथ्य है कि अरविंद केजरीवाल स्थायी तौर पर आंदोलनकारी के नाते धमाल बनाए रखेंगे। आप पार्टी देश की राजधानी में माहौल बिगाड़ने का काम करती रहेगी। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर रहनुमा इस यकीन में हैं कि लोकसभा में उनके पास 336 अराकीन पार्लियामेंट की ताकत है, इसलिए उनको ऐवान चलाने के लिए किसी नज्म की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले 2 दिन की कार्रवाई से ऐसा लगा है कि हुकूमत को इस पर गौर करने की जरूरत होगी। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर इजहार तशक्कुर की तजवीज पर बहस के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ ने खूब हंगामा किया। तृणमूल कांग्रेस और वाया महाज के अराकीन पार्लियामेंट ने राजीव प्रताप रूडी की तकरीर के दौरान खलल पैदा किया। पप्पू यादव और उनकी अहलिया रंजीता रंजन ने दबाव डालकर रूडी को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर दिया गया बयान वापस लेने के लिए मजबूर किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू को खड़े होकर रूडी को हिदायत देनी पड़ी। इससे कबल सदर जमहूरिया के खिताब के रोज तेलंगाना के अराकीन पार्लियामेंट ने पोलावरम पन बिजली प्रोजेक्ट के खिलाफ नारेबाजी की। नई लोकसभा के पहले खुसूसी इजलास को मुतासिर नहीं करने की रिवायत रही है, लेकिन इस खुसूसी इजलास के 2 दिन की कार्रवाई में जैसी तलखी नजर आई, उसे लगता है कि अगले इजलास में अगर नज्म ठीक नहीं हुआ तो हुकूमत को मुश्किल होगी। आइंदा इजलास बजट इजलास है और उसमें हुकूमत को कई बिल भी पास कराने हैं। ये ख्याल रखना होगा कि गुज़िश्ता लोकसभा में टीआरएस के सिर्फ 2 अराकीन पार्लियामेंट थे, लेकिन उन्होंने कई दफा कार्रवाई को मुतासिर किया। इसलिए कांग्रेस के साथ साथ छोटी पार्टियों को भी भरोसे में लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामानी सियासत में कांग्रेस के साथ कोई हम आहंगी दिखाना नहीं चाहती है। कांग्रेस के सिर्फ 44 अराकीन जीते हैं और इस नाते वो हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी का दर्जा पाने की हकदार नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो वो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर को हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर का दर्जा दे सकती है, जैसा बिहार में नीतीश कुमार की हुकूमत ने किया था। उन्होंने आरजेडी को 10% सीटें नहीं होने के बावजूद अब्दुल बारी सिद्दीकी को हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर का दर्जा दिया। लेकिन बीजेपी के 2 लीडरान वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को हिज़्ब इख्तिलाफ का दर्जा हासिल करने लायक भी नहीं छोड़ा। इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी में कांग्रेस को ये ओहदा देने की सोच नहीं है। इसी तरह लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी रिवायत के हिसाब से हिज़्ब इख्तिलाफ को जाता है, पर चूंकि कांग्रेस बाज़ाब्ता तौर पर सरेदस्त हिज़्ब इख्तिलाफ जमात नहीं है, इसलिए हुकूमत ये ओहदा भी उसे नहीं देना चाहती है। बताया जा रहा है कि ये ओहदा अन्ना डीएमके के खाते में जा सकता है। पार्लियामेंट की पीएससी का ओहदा भी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात को मिलता है, लेकिन लगता है कि बीजेपी ये ओहदा भी कांग्रेस को देने के हक में नहीं है। पार्लियामेंट में कांग्रेस को अलग अलग करने के लिए बीजेपी ऐसा कर सकती है। हालांकि इससे राज्यसभा में टकराव बढ़ सकता है, जहाँ हुकूमत अक़लियत में है। पर बीजेपी में एक सोच ये है कि इलाकाई पार्टियों को अहम ओहदा देकर राज्यसभा में उनकी हिमायत हासिल की जा सके। 16 साल बाद कांग्रेस बाज़ाब्ता तौर पर तन्हा चलो की हिकमत अमली को बदलकर इत्तेहाद की सियासत करने का फैसला कर सकती है। 1998 में पंचमढ़ी के एहतसाब के कैंप में कांग्रेस ने तन्हा चलने का फैसला किया था। हालांकि उसके बाद कांग्रेस ने 2 बार इत्तेहाद की हुकूमत चलाई और शिमला और जयपुर के एहतसाब के कैंप में इत्तेहाद करने की बात हुई थी, लेकिन रस्मी प्रपोजल मंजूर नहीं किया गया। इस बार लोकसभा इंतखाब में मिली हार के बाद कांग्रेस में माना जा रहा है कि मुस्तहकम इत्तेहाद बनाए बगैर सियासत नहीं हो सकती है और आगे के इंतखाबों में बीजेपी को नहीं रोका जा सकता है। सो कांग्रेस के मालूमाती जराये के मुताबिक अगले कुछ दिनों में एहतसाब
हिसाब के कैंप मुनक़िद किए जा सकते हैं, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेहाद की सियासत व आइंदा के लाहे अमल पर गौर ख़ौस किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा में गैर बीजेपी पार्टियों का एक मजबूत इत्तेहाद करना चाहती है, ताकि वाज़ेह अक्सरियत में आई बीजेपी हुकूमत पर काबू किया जा सके। इसके अलावा आने वाले सूबाई इंतखाबात में रवा इत्तेहाद की सियासत पर गौर ख़ौस किया जा सके। महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में पहले से कांग्रेस का इत्तेहाद है। दिल्ली, हरियाणा में पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश और जुनूबी सूबों खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नया तनासुब बनाने की कोशिश होगी। बताया जा रहा है कि इत्तेहाद पर गौर ख़ौस के लिए एक कमेटी तश्कील दी जा सकती है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर प्रणब मुखर्जी के खिताब में जो रोड मैप पेश किया गया है, उसे पूरा करने के लिए हुकूमत अपने अहद पर कायम है। सदर के खिताब के इजहार तशक्कुर पर 2 रोज तक हुई बहस का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ऐवान को यकीन दिलाते हैं कि सदर ने जो रोड मैप पेश किया है, उसे पूरा करने में हुकूमत कोई कोताही नहीं बरतेगी। उन्होंने कहा कि वो आवाम की उम्मीदों की चिराग है और उनकी उम्मीदों की रखवाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने पहले खिताब की शुरुआत जज्बाती अंदाज में की। उन्होंने कहा कि लोकसभा का आला पार्लियामानी पैमाना है और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ किया जाए। उन्होंने खिताब पर हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के खिताब का हवाला देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत आवाम की उम्मीदों को पूरा करेगी। मोदी ने अपनी तकरीर में हुकूमत के एजेंडे का भी जिक्र किया और वादा किया कि ज़राअत से लेकर तालीम तक सभी मैदानों में तरक्की होगी और तरक्की को अवामी तहरीक बनाने का वादा किया। मोदी ने ये बात भी दोहराई कि उनकी हुकूमत गरीबों के लिए है। अपने करीब 1 घंटे की तकरीर में मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान एक बैनुल अक़वामी ताकत की शक्ल में पेश हो। मरकजी हुकूमत ने साफ कर दिया है कि बतौर फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग की तकर्रुरी का फैसला हर पे आखिर है और इसमें हुकूमत कोई बदलाव नहीं करेगी। वजीर दिफा अरुण जेटली ने कहा कि फौज से वाबस्ता मामलात को सियासत से मुस्तस्ना रखा जाए। जेटली ने आज राज्यसभा में कहा कि ये मुल्क की रिवायात रही है कि कुछ मुद्दे पार्टी सियासत से अलहदा रखे जाते हैं। उन्होंने पुख्तगी का तारुफ देते हुए फौज से वाबस्ता मामलात को सियासत से अलहदा रखा जाना चाहिए, ये बात कही। जेटली ने कहा हालांकि साबिका हुकूमत ने अपने आखिरी दिनों में ये फैसला किया था, बावजूद इसके मौजूदा हुकूमत मानती है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग की तकर्रुरी का फैसला आखिरी है और हुकूमत इसकी हिमायत करती है। इससे पहले साबिक फौजी सरबराह और नरेंद्र मोदी हुकूमत में सूबाई वजीर जनरल वीके सिंह ने दलबीर सिंह सुहाग के खिलाफ ट्वीट किया था और इल्जाम आयद किया था कि उन्होंने फौज में एक टुकड़ी के जरिए बेकसूर लोगों के कत्ल और डकैती की हिमायत की थी। शुमाल मशरिकी मामलों के मरकजी वजीर व ममलिकात आजादाना चार्ज और मरकजी वजीर ममलिकत बराए खारजी उमूर व हिंदुस्तानी नजाद जनरल वीके सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने महाज कायम कर दिया है। जनरल वीके सिंह हिंदुस्तानी फौज के नामजद फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया था और उन पर इल्जाम आयद किया था कि उन्होंने सेना की एक टुकड़ी के जरिए बेकसूर लोगों के कत्ल और डकैती की हिमायत की थी। उनके इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस लीडरान ने जनरल वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है। राज्यसभा में कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि फौज में तकर्रुरी के बारे में इस तरह के बयान देने की रिवायात नहीं रही है। शर्मा ने कहा कि मरकजी वजीर के ऐसे बयानों को कबूल नहीं किया जा सकता। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हद के इज्जत का मामला उठाते हुए कहा कि उनको वजीर के ओहदे से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अमेरिका की एक जिला अदालत में सिख फॉर जस्टिस नाम की एक तंजीम की जानिब से कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के खिलाफ दायर किया गया मामला खारिज हो गया है। अदालत ने कहा है कि उसे नहीं लगता है कि सोनिया गांधी जाती तौर पर सिख मुखालिफ फसादात में किसी तरह से शामिल थी। अदालत ने यह भी कहा कि सिख मुखालिफ फसादात के 1 दहाई से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की कौमी सदर बनी थी। डिस्ट्रिक्ट जज ब्रियान कोगन ने कहा कि ये मामला मजमून से हटकर है, लिहाजा कानूनी दायरे से बालातर है। हालांकि जज ने इस तंजीम को नए मामले में दूसरा मामला दर्ज करने से मना नहीं किया। सोनिया गांधी की तरफ से अपील की गई थी कि अदालत इस तंजीम को ऐसे मुकदमे दर्ज करने से मना करे। दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा है कि वो दिल्ली का बिजली बहरान का हल करे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 हफ्ते से दिल्ली में बिजली बहरान कायम है। इसे लेकर मरकजी वजीर तवानाई पीयूष गोयल ने गुज़िश्ता रोज एक बैठक भी की थी, लेकिन केजरीवाल ने वजीर आजम को लिखा है चूँकि दिल्ली में सदारती निजाम नाफिज है, इसलिए ये मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बिजली के बहरान को दूर करे। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बिजली बहरान को लेकर केजरीवाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की भी कोशिश करेंगे। इस बीच दिल्ली में बिजली बहरान के खिलाफ कांग्रेस लीडरान ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए। सदर के खिताब के इजहार तशक्कुर की तजवीज पर बहस के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इकलौते अरकान असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर के दौरान हिज़्ब इक़्तिदार के अरकान ने जमकर मुखालफत की। उनकी 3 मिनट की तकरीर के बीच कई बार शोरगुल हुआ। ओवैसी ने रामविलास पासवान की तकरीर में शामिल किए गए गोधरा सान्हे का मामला उठाते हुए कहा कि मुल्क में 4 हादसात ऐसे हुए हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने महात्मा गांधी के कत्ल के साथ साथ सिख मुखालिफ फसादात, बाबरी मस्जिद इन्हदाम और गुजरात फसादात का जिक्र किया, जिस पर हिज़्ब इक़्तिदार के अरकान जज्बाती हो गए। ओवैसी ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत मुस्लिम वोटर्स की तकसीम की वजह से वजूद में आई है। इस बात ने यह साबित कर दिया है कि मुल्क में हिंदू वोट बैंक है जो उनके हक में लामबंद हुआ है। ओवैसी की इस बात की भी हिज़्ब इक़्तिदार के अरकान ने जमकर मुखालफत की। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट है। यदि दिल्ली में जल्द विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा के मुकाबले आप पार्टी बहुत पिछड़ेगी। इसलिए केजरीवाल जहां कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की उधेड़-बुन में है, वहीं आंदोलन से अपने पर फोकस बनवाना चाह रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अरविंद केजरीवाल लौटकर दिल्ली आ गए हैं। अब उन्होंने एहसास कराया है कि वो सिर्फ दिल्ली की सियासत करेंगे। उनकी पार्टी के 4 रुकने पार्लियामेंट पंजाब से कामयाब होकर आए हैं, लेकिन इस बात की कोई खबर नहीं है कि केजरीवाल ने अपने 4 अरकान पार्लियामेंट के साथ मिलकर लोकसभा के खुसूसी इजलास की कोई हिकमत अमली तैयार की थी। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास खत्म हो गया है। ऐसा नहीं लगता है कि पहली मर्तबा इंतखाबात लड़ने वाली पार्टी के 4 अरकान पार्लियामेंट कामयाब होकर आए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि केजरीवाल की अभी कोई दिलचस्पी पंजाब की सियासत में नहीं है। हरियाणा में भी साल के आखिर में असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन उसमें भी केजरीवाल और उनकी टीम बहुत सरगर्म नजर नहीं आ रही है। हालांकि उन्होंने योगेंद्र यादव के साथ सुलह सफाई कर ली है, लेकिन उसका भी फोकस हरियाणा के इंतखाबात पर नहीं दिख रहा है। बहरहाल केजरीवाल अब दिल्ली की सियासत करेंगे। दिल्ली ने उनको बहुत अच्छा मौका दिया था, उनकी हुकूमत बनी थी और उनको ये दिखाना था कि वो मौजूदा सियासी निजाम के मुकाबले एक मुतबादिल निजाम पेश कर सकते हैं। लेकिन इसके बजाय वजीर आला बनने के बाद भी वो एहतजाज और मुजाहरे करते रहे। दिल्ली पुलिस पर कंट्रोल करने के लिए वो रेल भवन के सामने एहतजाज पर आमादा हो गए। उस सह रोजा एहतजाज ने उनकी छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया। उनके अंदर की तहरीक की दिल्ली की आवाम ने हिमायत की थी, लेकिन हुकूमत बनने के बाद लोग चाहते थे कि वो अपने वादों पर अमल करे। लेकिन केजरीवाल कभी भी कामकाज करने के मूड में नजर नहीं आए। वो सियासत में उतरने से कबल भी तहरीक और अनशन करते थे। सियासी पार्टी बनाने के बाद भी दिल्ली में बिजली को लेकर 16 दिन अनशन पर रहे और हुकूमत बनने के बाद भी अनशन करते रहे। तब ये देखकर हैरानी नहीं हुई कि उनकी पार्टी दिल्ली में बिजली के सूरत हाल को लेकर तहरीक पर उतरी। केजरीवाल एक मरतबा फिर बिजली का मसला उठा रहे हैं और अनशन तहरीक के जरिए पुराना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कायदे से केजरीवाल को भी पार्टी को मुनज़्ज़म करना है और अपने लोकसभा इंतखाबी नतीजों से मायूस हुए रजाकारों और कारकुनों की हौसला अफजाई करनी है। उनकी पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर जीती है और 418 पर जमानत जब्त हुई है। पार्टी के लिए काम करने वाले बहुत सारे वॉलंटियर अपने पुराने पेशे में लौटने लगे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। पार्टी के आला लीडरान आपस में लड़ रहे हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं। इसे दुरुस्त करने के बजाय केजरीवाल फिर एहतजाज, मुजाहिरा और तहरीक की सियासत पर लौटते नजर आ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि तंजीम उनकी ताकत नहीं हो सकती है, इसलिए तंजीम तश्कील देने के बजाय फौरी तौर पर फायदा पहुंचाने वाले मुजाहिरे किए जाएं। तंजीम तश्कील देने में वक्त और कुव्वत सर्फ होती है, जबकि एहतजाज व मुजाहरा करने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। गोया ये मान लेना चाहिए कि दिल्ली में असेंबली इंतखाबात तक केजरीवाल का यही रवैया रहेगा। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि अब दिल्ली के बड़े तबके में उनको लेकर पहले जैसी सोच नहीं है और मीडिया में भी उनके तई ताउन का जज्बा नहीं के बराबर है। ऐसे हालात में उनके ड्रामाई अंदाज से भी अब उन्हें कोई खास फायदा पहुँचने का इम्कान नजर नहीं आ रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आप पार्टी पर चर्चा करेंगे। भारत की राजनीति ने पिछले 6 महीनों में 2 अजूबे देखे हैं। एक नरेंद्र मोदी का अजूबा है, जिन्होंने खालीपन के अवसर को बूझकर दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का अवसर बनाया। दूसरा केजरीवाल का अजूबा है, जिनके पास अवसर था और उससे उन्होंने अपनी गड़बड़ियों से उसको गवा दिया। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण हैं। विनीत जी, हार के सदमे के बाद आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों में जो विचार हुआ, उससे क्या ये कुछ झलक मिलती है कि वो कुछ समझदार बने हैं? जो आंदोलन का रास्ता, जो सत्याग्रह का रास्ता, जो संघर्ष वाली राजनीति, उससे हटकर कुछ सचमुच में पार्टी बनाने, संगठन को पुनर्गठन करने की समझ आई है? व्यास जी, बहुत शातिर लोग हैं ये, और ये मैं बड़ा कठोर शब्द बोल रहा हूं। हार के बाद जो मूल्यांकन अपना करना चाहिए था, आत्मचिंतन करना चाहिए था, आत्ममंथन करना चाहिए था, वो करने का इनका इरादा नहीं था जी। क्योंकि अगर इरादा होता तो 3 दिन की राष्ट्रीय अधिवेशन में मुद्दों पर बातचीत होती। इन्हें मालूम था कि हम डिमोरलाइज हैं, इन्हें मालूम था कि कार्यकर्ता बहुत एजिटेटेड है, इन्हें मालूम था कि इनका लीडरशिप बिखर रही है, छूट के अलग अलग भाग रही है। ऐसे में एक ही पॉइंट एजेंडा रहता है इस ग्रुप का, किसी तरह मीडिया की सुर्खी बने रहो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं, वो मेरे थप्पड़ ही मार सकते हैं,
तो थप्पड़ तो 4 दिन पहले भी मार सकते थे। चिट्ठी को सार्वजनिक करना, उस पर लेकर इतनी नौनुक्कर करना, नाटक करना, सारा का सारा खेल मीडिया टेंशन का था। 3 दिन मुद्दों की बात कोई सुनाई नहीं दी। सारे टेलीविजन चैनलों पर, अखबारों में आता रहा कि साहब योगेंद्र यादव केजरीवाल का झगड़ा, और अब झगड़ा सुलझ गया, इन्हें थप्पड़ मारने। ऐसा लगता है कि इन्होंने समझ लिया है कि इस देश की जनता और मीडिया इतना मूर्ख है कि हम कोई नौटंकी करें वो हिट हो जाएगी। अब इन्हें उस नौटंकी करने का चस्का लग गया। नहीं, इसके पीछे बुनावट में ये नहीं लगता है कि ये सचमुच में आंदोलनकारी, धरने, सत्याग्रह उस मिजाज के हैं। ये मतलब मीडिया का अटेंशन भी इसलिए मांगते हैं क्योंकि आंदोलन करते हैं। आंदोलन की एक आदत है। आंदोलन की बात तो बुनियाद में जाइए ना। मूल नारा क्या लेके चले थे? इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इन्होंने सरकार के साथ बहुत मीटिंगें करी, कानून बनाने की बात करी, लोकपाल को लेके गए, लेकिन कोई भी चीज को मानकर आगे बढ़ने की बजाय आंदोलन में कूद पड़ना और गधे के सींग की मांग करना, ये दिखाता है कि चाहते ही नहीं है कुछ। नहीं चाहते। मैं फिर वापस आ रहा हूं कि भले सरकार से लोकपाल को लेकर बातचीत हुई है, उसके बाद फिर वो आंदोलन में आ गए, मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाई, फिर आंदोलन में आ गए, और चुनाव में हारने की इतनी बुरी हार के बावजूद भी फिर हर्षवर्धन के घर पे जाके बिजली पानी के आंदोलन को लेकर बीजेपी के ऊपर टूट पड़े। तो ये नहीं लगता है कि सचमुच में बुनावटी आंदोलन और उसकी है? आंदोलन देखिए, एक बात समझिए व्यास जी, आंदोलन करने के लिए चाहिए होती है जनशक्ति और धन शक्ति। बिना जन और धन के आंदोलन होते नहीं है। और इतने साल से आंदोलन चल रहा है, इतना कैपिटल इंटेंसिव आंदोलन, हम ये बात कई बार कहते रहे, इतना हाई विजिबिलिटी आंदोलन चल रहा है। तो पहली बात तो यह है कि लगातार फाइनेंशियल बैकिंग के साथ चल रहा है। इतने मुद्दे हैं देश में, इतने कमिटमेंट के साथ लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो इस तरह से मीडिया सेवी होकर आंदोलन नहीं चला रहे, वो जमीनी आंदोलन चला रहे। दूसरी बात ये, मैंने अभी कहा, इनको पब्लिसिटी पाने का, पब्लिसिटी लेने का चस्का लग गया है। अब इनको ये पता चल गया, ये फॉर्मूला हिट हो गया है। किसी के घर जाके बैठ जाओ, जात पात पे लेट जाओ, नाटक कर लो, रेलवे 26 जनवरी की परेड होने वाली है तो परेड की निरर्थकता के ऊपर बयान दे दो। कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते रहो जिससे कंट्रोवर्सी बनती रहे, हम न्यूज में बने रहे। इसमें कहां सोच है समाधान की, इसमें कहां सोच है विकल्प देने की, इसमें कहां सोच है डिलीवरी करने की? नहीं, तो इसके नाते ये नहीं लगता है कि जो एक वामपंथी मिजाज है, जो एक्सट्रीमिज्म जो है, या समाजवादी जो मिजाज, क्योंकि समाजवादी पार्टी लोहियावादी हो या प्रसोपा हो, ससोपा हो, सबका टूटने का, बिखरने का, आंदोलन का उसी का ज्यादा रहा, ये उन संस्कारों के कारण ही ये दिक्कत है। व्यास जी, वामपंथी आंदोलन की बहुत लंबी हिस्ट्री वही दोनों और चल रहा है समाजवादी, उनका तो अभी बनना शुरू नहीं, सब बिखर गया। नहीं, तो वही है ना कि समाजवादी जहां 10 इकट्ठे हो जाएंगे वहां पहले ही दिन से बिखरना हो। भले योगेंद्र यादव और ये सबका जो मामला इसी तरह बनता हुआ लगता है। कहना चाह रहा हूँ कि ना तो इनके पास कोई वैकल्पिक मॉडल है विकास का, ना इनके पास कोई सोच है, ना इनकी इच्छा है कुछ डिलीवर। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इनका काम है सिर्फ हंगामा खड़ा करना, हंगामा खड़े करके लाइमलाइट में बने रहना और अपनी न्यूसेंस वैल्यू को बनाए रहना। और अब ये इसको और भुनाएंगे, क्योंकि देखिए ये बात सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मोदी जी ने एक आश्वासन देश को दिया, सपना दिखाया, लोगों ने बड़े भाव से उनको समर्थन किया है, बड़ी जेन्युइनली वो करना भी चाह रहे हैं, लिमिटेशंस उनकी भी हैं। एकदम तो डिलीवरी होगी नहीं, और जब डिलीवरी नहीं होगी तो जो उस स्थिति का अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी पूरा फायदा उठाएगी, पूरा आंदोलनकारी रुख के कारण। अभी आपने एक चीज और नोट की होगी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कि अब ये 3 राज्यों फोकस करेंगे, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र। क्या मतलब है? अरे फोकस करना जाके अरुणाचल में करो, बिहार में करो, झारखंड में करो। देखिए वो तो राजनीतिक मकसद के नाते ठीक है, उनकी स्ट्रेटेजी मानी जा सकती है, पब्लिसिटी मिलेगी, यहाँ पे न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा बनी रहेगी। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि डिलीवरी क्या इंश्योर करेंगे, क्या डिलीवरी देना चाहते हैं, क्या नहीं, लेकिन अब तो ये कि जो महल में बैठ गए नरेंद्र मोदी, जो सत्ता में बैठ गए, उनके ऊपर पत्थर फेंकते जाओ तो एक संघर्ष वाली, एक आंदोलन वाली इमेज को राजनीतिक तौर पर पूंजी बनेगी, वो उनकी राजनीतिक पूंजी बनती रहेगी, उसके लिए साधन भी आते रहेंगे, जो डिस्काउंटेड लोग हैं वो मदद भी करते रहेंगे और आपको एक न्यूसेंस वैल्यू मिलती रहेगी। पर एक विनीत जी, इसके साथ में इस आंदोलन के साथ में जितने नौजवान जुड़े थे, लाखों जो नौजवानों की उम्मीदें, नौजवान जो आधार बना है, उसमें तो रचनात्मकता की, उसमें तो कुछ करने का एक मादा, वो एक जो बेस है और एक ये नेताओं का शीर्ष जो है, इसके बीच में वो वही वर्ग था जो जेपी के साथ जुड़ा था, जो नहीं, पर नई पीढ़ी के नए चेहरे, नहीं कह रहा हूँ, जैसे युवा उस वक्त जुड़े, वीपी सिंह के साथ जुड़े, उसके बाद शेषन के सामने भी बहुत मोबिलाइजेशन हुआ। युवा तो इसलिए भागता है कि कोई विकल्प मिले, मगर
जिस तरह के दावे अमेठी में किए गए राहुल गांधी के खिलाफ, विश्वास कुमार विजय, जिस तरह के दावे बनारस में केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कितना कि सारा समाज हमारे साथ है, पूरा देश हमारा। वो आजकल एक जोक आ रहा है उसमें टेलीफोन में कि सब पूरा देश बिक गया मोदी के हाथ। अरे क्या कहना चाह रहे तुम, सब देश मूर्ख है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इन लोगों को आगे भी चल के कुछ डिलीवरी नहीं करनी है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है समाज का। समाज में इनके इस तौर तरीके से वितृष्णा पैदा हो रही है, हताशा पैदा हो रही है, और ये उसको अगर हवा देंगे और आक्रोश को बढ़ाएंगे तो ये सरकारों को चलने नहीं देंगे। इनका एजेंडा क्या है, सरकारें गिरें, फिर हम एजुटेशन करें, फिर इनस्टेबिलिटी। आज इतने दिन से बात चल रही थी कि इनस्टेबिलिटी के कारण ग्रोथ नहीं होती। अब स्टेबिलिटी अगर आई है तो उस स्टेबिलिटी में कुछ ग्रोथ के रास्ते दिखने शुरू हो, उससे पहले डिस्टर्बेंस पैदा कर दो। ठीक है, ये कह सकते हैं कि साहब इनजस्टिस हो रही है, कुछ औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अरे तुम अपने कर्म देखो कि तुम्हारे कार्यक्रम में कहां ट्रांसपेरेंसी। मतलब आपका मानना है कुल मिलाकर ये कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी अपने आंदोलनकारी और अपने हल्ला शोर हल्ला बोल वाली जो अप्रोच है उससे अलग हटके एक गंभीर राजनीतिक पार्टी नहीं बन सकती। नहीं, और आत्मसम्मोहन से व्याप्त है, अपना सेल्फ एग्रेडाइजमेंट करते हैं, अपने को बढ़ाना, अपने को लाए। जब इन्होंने आंदोलन चलाया, क्या इस दावे से कह सकते हैं कि देश में जितने लोगों ने भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, उनको साथ लेके चले? इतने कॉन्ट्राडिक्शन इनके सामने आए हैं। जब बिना पावर के और बिना कुछ डिलीवरी करे इतने कॉन्ट्राडिक्शन है, तो जब इन्हें मौका मिलेगा तो क्या मिस करेंगे। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट।